ओशो धाम दिल्ली में है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हमारे साथ में स्वामी चैतन्य कीर्ति जी। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करूँगा स्वामी चैतन्य कीर्ति जी आपका। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज यहाँ पर आयोजन हो रहा है, यहाँ पर जो बात हो रही है कि ओशो आश्रम पुणे की बिकवाली को लेकर के यहाँ का जो विरोध दर्ज किया जा रहा है, इस संघर्ष को लेकर के आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये है कि इसको मैं संघर्ष नहीं कहूँगा। हमारा जो सब कुछ होता है वो एक तरह से ध्यान और उत्सव ही होता है। और ये सन्यास की ही अपनी एक भावभंगिमा है कि हम ये जो भी कुछ उसमें हमारा उत्तरदायित्व आता है उससे हम भागे नहीं, पलायन नहीं करें। क्योंकि अब जैसे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में कि तुम युद्ध लड़ो लेकिन मेरे पर छोड़ दो, कर्ता मत बनो। वर्क इज दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न। हाँ, तुम कृत्य करते जाओ, फल की चिंता मेरे पर छोड़ दो। तो हम आनंद से अपने अवभाव के साथ, ओशो के प्रति अपने प्रेम के साथ इस कृत्य को कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई संघर्ष नहीं है, बिल्कुल संघर्ष, मैं इसे संघर्ष की तरह नहीं देखता हूँ। ये प्रोटेस्ट है कोई वैसा भी नहीं है कि जैसे दुनिया में आज तक होते रहे हैं। हम प्रोटेस्ट भी करते हैं तो गुलाब का फूल पकड़ा देते हैं। हम उनसे कोई घृणा नहीं करते हैं, वो भी हमारे मित्र हैं जो ठीक ठीक काम नहीं कर रहे हैं। उनके साथ हम अपना एक तरह से आत्मीयता हम खंडित नहीं होने दे रहे। हम एक ही गुरु के शिष्य हैं और ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा मार्ग अपना लिया है जो कि एकाधिकार वाला होता है, कॉपीराइट वाला होता है, ट्रेडमार्क वाला होता है, कमर्शियल होता है। मैं समझता हूँ कि ओशो की मूल देशना से वो विपरीत है। और मैं ही नहीं, ऐसे मेरे जैसे लाखों मित्र हैं जो समझते हैं कि ओशो तो सर्व सुलभ होनी चाहिए, ओशो की देशना सर्व सुलभ हो, ओशो की समाधि सबके लिए उपलब्ध हो, ओशो के किसी भी शिष्य पर प्रतिबंध ना हो अगर वो अपनी बात कहता है। इतनी तो सहिष्णुता, इतनी तो सहनशीलता होनी ही चाहिए कि अगर हमारा कोई आत्मीय व्यक्ति, हमारा कोई अपना सन्यासी मित्र किसी बात को कह रहा है, मैं तो शुरू से ये कहता हूँ कि जो बात एक मिल बैठकर चाय के कप के सामने हो सकती है, कॉफ़ी के कप के सामने हो सकती है और ख़त्म हो सकती है, उसको इतने वर्षों तक कोर्ट्स में बिताना, खर्चे करना, सन्यासी की ऊर्जा को व्यर्थ करना, अपने धन दौलत को जो कि सृजनात्मक हो सकती थी, ओशो के प्रचार प्रसार में लग सकती थी और किताबें छप सकती थी, उनको इन फालतू बातों में लगाना और वो इतने बड़े बड़े वकीलों को तुच्छ बातों पर इकट्ठा करते। इतना तो आप अगर ओशो के वीडियो टीवी पर ले जाएंगे, उतना खर्चा कर देंगे तो आपके साथ कितने लोग जुड़ जाएंगे। आप जोड़ने का काम नहीं कर रहे, तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो तोड़ने, उनको तोड़ रहे हैं जो हृदय से ओशो का काम करना चाहते हैं। हम ओशो के पास किस लिए आए थे कि हमें आनंद मिले और हम उस आनंद को बांटें। हम ये तो नहीं करने आए थे कि हम एक दूसरे से कोर्ट केस करें और कचहरी में जाएं। और जहाँ तक हमने जो इस चीज़ की शुरुआत की थी, जब जिसके कारण हमें बैन मिला, रिवार्ड में जो हमें पुरस्कार मिला, वही था कि हमने कहा था कि हम oshoworld.com के माध्यम से ओशो के प्रवचन सर्वसुलभ कराना चाहते हैं और इसलिए हमने oshoworld.com रखी। हमने सारी दुनिया में प्रवचन सर्वसुलभ कर भी दिए, ऑडियो ही नहीं, वीडियो ही नहीं, उनका टेक्स्ट भी, सब कुछ। तो उन्होंने लगा ये तो हमारा एकाधिकार पर ये तो कुठाराघात हो गया, एकाधिकार हमारा छीन गया। वो बिजनेस करना चाहते थे। They would say, we are sitting on the gold mine, how can you give it free? तो वो जो, और हाँ, अगर इसे गोल्ड माइन समझते हैं तो उनको कदर भी करनी आनी चाहिए। गोल्ड माइन आई कहाँ से? आश्रम की ज़मीन से आई।
जहाँ ओशो रहते थे, जहाँ 10,000 लोग आए, ओशो के सानिध्य में उत्सव हुए, उस स्थान को तुम बेचोगे तब तुम गोल्ड माइन के हकदार बनोगे। तो ये जो पैसा वो दुनिया भर में ओशो की किताबों को बेचकर रॉयल्टी प्राप्त करके वहीं का वहीं कहीं अपने खातों में जमा करा देते हैं, जो कि पूना में नहीं आता है। अगर पूना में आए तो ये आश्रम फ्लरिश होता रहे। 20-30 साल में कितना धन नहीं आया होगा ओशो की किताबों की रॉयल्टी का। उन्होंने उसका क्या किया? आश्रम में तो उनकी प्राइवेट कंपनियों में चला गया, ट्रस्ट में नहीं आया। नहीं तो ये ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन कभी इस हालत में होता ही नहीं कि उनको ज़मीन बेचनी पड़े, उधार लेना पड़े, ये सब करना पड़े। इसका मतलब कि बड़े लार्ज स्केल पर मिसमैनेजमेंट हुई, तभी ये ऐसा दिन देखना पड़ा। नहीं तो ये कोई संभव नहीं था। जो 2000 तक आते आते हम विस्तार कर रहे थे जगह का, जैसा कि ओशो ने कहा था कि पूरा कोरेगांव पार्क ही खरीद लो। उन्होंने इतनी योजनाएं दी थी और सारे दुनिया से सहयोग मिल भी रहा था, पर इन्होंने वो पॉलिसी बदली और पॉलिसी बदलने के कारण ये सिकुड़ते गए। पॉलिसी ये कि अब सन्यासी नहीं आएंगे, जो अपना श्रमदान, जो अपना ऊर्जा वहाँ लगाते हैं आश्रम की देख रेख के लिए, उनकी बजाय पेड सर्वेंट ले आए जिनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। मतलब अच्छे लोगों को भगा दो और नौकरों को लेके आ जाओ, जो मुफ्त में काम कर रहे हैं, अपने आनंद से प्रेम से काम कर रहे हैं और उसको निखार रहे हैं। एक होता है कि आपने होटल में खाना खाया और एक माँ का बना हुआ खाना खाया, कितना फर्क होता है जी। ऐसे सन्यासियों की ऊर्जा से जुड़ा हुआ जो काम होता था उसमें खिलावट ही अलग होती थी। हम अपना खाना खुद खाते थे तो हम थालियाँ भी धो डालते थे प्रेम से। बहुत सुंदर ढंग से चल रहा था। 2000 तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हमें बाहर के नौकर चाकर रखने पड़े। इन्होंने सोडेक्सो कंपनी हायर कर ली उनको, क्योंकि वो तो जी हजूरी करेंगे, यस सर नो सर वाला चलेगा वहाँ। इनको वैसे लोग चाहिए। सन्यासी के पास एक निजता होती है, आत्मा होती है, वो फालतू बातें स्वीकार नहीं करता। लेकिन नौकर उसको आप यस मैन बना सकते हैं, क्योंकि वो आप पर निर्भर है। सन्यासी निर्भर नहीं है। सन्यासी तो असुरक्षा में भी जीना जानता है। लोग हमसे कहते हैं कि आपको बैन कर दिया तो कर दिया, हम कोई असुरक्षा में थोड़ी जी रहे हैं। और असुरक्षा आती है तो आती है जी, वो आती है तो उसका भी स्वीकार है। ओशो के मार्ग पर वो भी हमारा ध्यान है। अब जैसे बुद्ध की संपदा को बचाने के लिए दलाई लामा चीन से भारत भाग के आ गए। अब इसको भागना थोड़ी कहेंगे, ये तो उस संपदा को बचाने के लिए कि जो गलत हाथों में, कम्युनिज्म के हाथों में पड़ के गड़बड़ हो जाएगी, उसको बचाना है तो उसको एक सुरक्षित जगह पर ले जाना जरूरी है। वो था मामला। तो इस प्रकार ये जो हम कहीं वहाँ से चले आए तो हमने कहा कि ये जो देशनाओं के साथ गड़बड़ हो रही है वो हम उसको बाहर रहकर हम उसको एक नया रूप दें, वही रूप दें जो ओशो चाहते थे। ना कि ये जो किताबों के साथ उन्होंने संपादन किया है, काट छांट की है, एक ऐसा बना के रख दिया जैसे कि डेल कार्नेगी की किताबें हों, जो पॉपुलर टाइटल बना दिए, लेकिन वो कटे छटे हैं। वैसा ओशो की मर्जी कभी भी नहीं थी कि ऐसी कंपाइलेशन आए। मूल रूप में उनके प्रवचन उपलब्ध होने चाहिए और सारी दुनिया में। इसलिए ओशो ने तो ये बल दिया था कि तुम ना मेरे प्रवचनों को 22 कैरेट 24 कैरेट कहते हैं, 24 कैरेट गोल्ड की तरह रखना। उसमें सिर्फ कॉमा फुल स्टॉप लगा सकते हो क्योंकि वो ग्रामर की जरूरत है, लेकिन और कुछ जरूरत है नहीं जी। तो कोई काट छांट नहीं करनी है। और ये क्या कर रहे हैं? ओशो ने कहा कि मेरा फोटो तुम फ्रंट पेज पे रखना, इन्होंने पीछे कर दिया। ओशो हमारे लिए एक रहस्यदर्शी मिस्टिक हैं, सदगुरु हैं। उनको एक मात्र एक उनकी नौकरी करने वाला एक लेखक बना के रख दिया। दे आर द एम्प्लॉयर एंड ओशो इज एम्प्लॉय, as if working for this OSHO, Osho Spiritual Health Organization. So what they have ruined the whole spirit of the
मूवमेंट, नव संन्यास को उन्होंने ऐसा उसकी एक प्रकार से धकेल दिया पीछे, और सर मैडम ये सब आ गए, माँ स्वामी हट गए। आप माँ साधना से कहो, माँ साधना कहोगे तो वो कहेगी नहीं नहीं, कालमी साधना। अमृतो को कहोगे स्वामी प्रेम अमृतो, कालमी डॉक्टर अमृतो। ये अचानक तुमने दीक्षा ली थी, तुम भूल गए उसको। ऐसे ही जैसे तुम कहते हो ये समाधि नहीं है, जान तो सो गए, तो तुम जा किस दिशा में रहे हो? चंद पॉलिटिशियंस के साथ बैठना उठना क्या हो गया, बिल्डर्स के साथ पार्टियां करना क्या हो गया, ओबेरा में बैठ के डिनर करना क्या हो गया कि तुम तो संन्यास को भूल ही गए कि तुम आए किस लिए थे? आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, तो ये तुम्हारा हश्र हो गया है। इस बात का सिर्फ स्मरण दिलाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट उन अर्थों में नहीं है कि हम न तलवार उठा लेंगे, हिंसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम तो दे आर वन ऑफ अस बट दे हैव गॉन ए बिट एस्ट्रे ऑफ द लाइन, किसी और दिशा में चल पड़े हैं। वो उनसे खुद अगर अपनी आत्मा को झंझोड़ेंगे, कचोटेंगे, देखेंगे तो उनकी आत्मा खुद बताएगी कि तुम किस लिए आए थे यहाँ। चेयरमैन बनने आए थे कि सन्यासी बनने आए थे, कि वाइस चेयरमैन बनने आए थे, प्रेसिडेंट बनने आए थे? तुम तो शिष्य बनने आए थे, उस समर्पण को तुम भूल गए। तो ये ओशो का हर सन्यासी उनको याद दिला सकता है कि भाई तुम यहाँ सन्यास लेने, दीक्षा लेने, उनका काम करके एक ऑर्डिनरी वर्कर की तरह आए थे। अब तुम मालिक बन के बैठे हो कि सारी वसीयत हमारे नाम है, झूठी बिल बना लेते हो। इज दिस व्हाट यू केम फॉर? टू डोमिनेट, टू रूल अदर्स? और ओशो नेवर मेंट कि हाँ मेरा कोई भी सन्यासी किसी और के अधीन होगा। all are individuals living their disciplehood with the master, with joy, bliss, and not for, they are not working for to make money. It is their joy to just spread Osho's vision, and that's what is this protest for. ये जो हमारा ये हमने ये कार्यक्रम किया है, ये सिर्फ इन्हीं बातों का स्मरण दिलाने के लिए, जगाने के लिए, बोध देने के लिए कि हर सन्यासी को ये स्मरण रखना है कि जिसने भी दीक्षा ली है वो एक सामान्य शिष्य है, सन्यासी है, ना कि चेयरमैन है, ना कि कोई वर्टिकल हायरार्की है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल हायरार्की है। सब एक हैं और वो भूल जाते हैं बार बार। और वो भूल इसलिए जाते हैं कि वो उनके मित्र हैं पॉलिटिशियंस, जिनको वो हमेशा एक तरह से जिनका सहारा लेकर ये काम करते रहे हैं। उनको बड़ा प्रोटेक्शन फील होता है कि हाँ महाराष्ट्र में हम तो शहनशाह हैं, क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस को हम आज तक कल्टीवेट करते रहे हैं, ब्राइब देते रहे हैं, तो बड़े वो रहते हैं। इसलिए हमें डर है कि वो किसी न किसी गलत एलिमेंट को चीज़ें पकड़ा देंगे और ओशो के जो सुंदर उपवन बना है, बगिया बनी है, उसको विनष्ट कर देंगे। तो उसके लिए जागरूकता फैलाने का कार्य। सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा चलते चलते कि ओशो जगत के देश और विदेश के सभी सन्यासियों को आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ओशो का ही है और किसी का हम देते नहीं है संदेश, क्योंकि जो हमें मिला है वही हम देते हैं। कि हमें जो ओशो ने दिया, एक हमारे लिए छोड़ गए उत्तरदायित्व, जिसको जयेश की भाषा में कहें तो कहें आई लीव यू माई ड्रीम, मैं अपना स्वप्न तुम्हें सौंपता हूँ। वो एक व्यक्ति के लिए नहीं था, वो सारे सन्यासियों के लिए था। और सन्यासियों का वो होता है कि जो ध्यान करता है और ध्यान की उसकी सुवास प्रेम में प्रकट होती है, उसके आनंद में प्रकट होती है, उसके सृजन में प्रकट होती है, वो बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमने एक संघीय स्थान बनाया था जिसको सभी सन्यासियों की ऊर्जा ने सींचा है। जो आज बड़े बड़े पेड़ हैं, हरा भरा है, उस सन्यासियों ने उसे सींचा है। किसी का अगर 2 रुपए का सहयोग है तो है,
उसके लिए उतना, वो भी उतना ही मूल्यवान है क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता है। किसी का 1000 रुपये का योगदान है तो वो उतना दे सकता है कि उसकी क्षमता है। किसी का 1,00,000 रुपये का है तो वो 1,00,000 रुपये दिए हैं उसने, लेकिन सब ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहाँ उसको पुष्पित पल्लवित करने के लिए योगदान दिया है। उस योगदान को 2 कौड़ी में बेच के चले जाना नहीं है, और ये 2-4 लोगों के हाथ में पैसा चला जाए और वो अपना सुखपूर्वक अपनी ऐश करें वहाँ विदेश में बैठ के, अपनी प्रॉपर्टी बना लें इस प्रॉपर्टी को बेच के, वो हम नहीं चाहते हैं। ये सन्यासियों को जागरूकता रखनी है कि ऐसा ना हो। स्थान अगर विकसित नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो ज़रूर करें कि जो है अब वो छितर बितर ना हो, उसको बनाए रखने की पूरी हम भरसक कोशिश करें। ये कि ये तो बड़ा अच्छा बहाना मिल गया उनको, कोरोना आया और उन्होंने चुपचाप चोरी से कहीं दे दिया विज्ञापन के प्लाट नंबर दिस एंड दैट इज फॉर सेल, जिसमें ये लिखा भी नहीं कि ओशो का है। इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है जिसमें आप लिख नहीं रहे कि ये हम ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के ट्रस्टी से बेच रहे हैं। एक वकील का नाम डाल दिया, हरियाणी या कोई और, तो ये क्या है? ये तो साफ लगता है कि तुम्हारे दिल में काला है। तो ये जो, इसके लिए हम उनको दंडित नहीं करना चाहते, हम सिर्फ जगाना चाहते हैं कि जो जिस पथ पर तुम चल पड़े हो वो रास्ता गलत है, वो शिष्य का रास्ता नहीं है, वो प्रेम और ध्यान का रास्ता नहीं है, वो एक चालबाजी है, कुटिलता है, ये राजनीति है। और तुम उन 2 कौड़ी को इस 75 साल की उम्र में जाके अगर तुम बेच के चले भी जाओगे तो तुम कितना जीने वाले हो? Why don't you see the futility of all this which you are grabbing? क्यों ग्रैब करना? तो तुम तो अपनी जगह बेच के उसको बचाओ। अगर तुम्हारे सच में कोई ऐसा आ पड़ा है तो तुम अपना घर बेच दोगे। क्या होता था जब रजनीशपुरम में लोग आते थे, जब ओशो ने अमेरिका में स्थानांतरित, तो उसका आना वहाँ पहुँचना इतना खर्चीला होता था कि मैं बिहार से एक सन्यासी को जानता हूँ, उसको हम गाजर बाबा बोलते थे, वो अपने मकान को बेच के पहुँच गया वहाँ ओशो को मिलने के लिए। तो इन्होंने तो अपनी संपदाएं बना ली, बहुत डॉलर मिलेंगे, यही कि वी आर सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन, लेट्स कैश इट। ये तुम व्यवसायी बुद्धि कहाँ से लाए? तुम व्यवसायी बनने आए थे कि ओशो के शिष्य बनने आए? तो ये उनको, सन्यासियों को निरंतर याद दिलाते रहना है। ये विस्मरण नहीं होना चाहिए कि उनकी सच में पोजीशन क्या है। अब जो व्यक्ति 25 साल से मुकेश हों, उनके मित्र हों, 25 साल से ओबराय जैसी होटलों में बैठ के डील करते रहेंगे तो कितना खर्चा आएगा? वही आश्रम के धन का शोषण होता है ना, और क्या, प्राइवेट कंपनी में चला जाता है। तो ये नहीं हो, तुम सन्यासी हो मत भूलो। हम जब ओशो के कार्य के लिए निकलते थे तो लोगों के, सन्यासियों के घरों में रुक जाते थे, होटलों में नहीं रुकते थे। कभी भी कम्यून से आते थे ताकि कम्यून का खर्चा ना हो, और इन्होंने सिर्फ होटलों में बैठ के उड़ाने के अलावा कुछ किया ही नहीं। तो अपने आप ही वो हो जाएगा, डिप्लीट होती जाएगी सारी एनर्जी, उसमें से सब निकल जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि तुम वापस लौटो, भूल गए तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम कहाँ से, किस लिए ओशो के पास आए थे। तुम अपने को रूपांतरित करने आए थे, ना कि तुम पैसा वसूलने आए थे। सदगुरु के पास कोई पैसे के लिए नहीं जाता, सदगुरु के पास स्वयं के रूपांतरण के लिए कोई जाता है, उसको नहीं भूलना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये है कि हमें जागृत होना होगा, हमें अपने आप को पूरी तरह से जगाना होगा। साथ साथ में इस ओशो जो आश्रम पुणे की जो प्रॉपर्टी है उसको बिकवाली को भी रोकना होगा। साथ साथ में जैसा कि संदेश हमारी स्वामी चैतन्य कीर्ति जी ने दिया है ओशो आश्रम के ट्रस्टियों को कि अभी भी जागृत हो जाइए, क्योंकि आपको जागृत होना बहुत ज़रूरी है। और आप ओशो के यहाँ पर शिष्य बनने आए थे, ना कि जिस प्रकार से अभी आपका व्यवहार है उस प्रकार से। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।